हेलो दोस्तों, आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो हालिया वैकेंसी आई है और उसका जो पेपर हुआ है अभी पीटीआई और लाइब्रेरियन का, उसमें जो जनरल स्टडीज़ का पेपर हुआ है उसमें हम राजस्थान के इतिहास और कल्चर से संबंधित जो जो प्रश्न आए हैं उनका हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, जिसमें ये लिखा हुआ है कि राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दे रखा है कि मध्यकालीन राजस्थानी भाषा गीत और दोहा प्रमुख छंद थे इस भाषा में। तो आपको पता होगा कि मध्यकाल में गीत और दोहे जो है काफ़ी प्रचलित थे। जैसे मध्यकाल में ही हुए ये आपके कौन, दादू दयाल जी और ये सब संत हुए, अनेक संत हुए, उनके दोहे फेमस हैं। और भी अनेक रचनाएं हुई जो दोहों में लिखी गई है, गीत है, तो ये छंद रूप में लिखे गए थे। तो ये कथन सही है कि मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दोहे प्रमुख छंद थे। इस समय मतलब राजस्थानी भाषा में मध्यकाल के समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ, जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। तो ये कथन भी सत्य है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पिंगल और डिंगल ये राजस्थानी साहित्य की दो भाषाएं थी, दो विधाएं थी, जिसमें राजस्थानी साहित्य लिखा गया। जिसमें राजस्थान में अगर पिंगल भाषा की बात करें तो ये पूर्वी राजस्थानी साहित्य की भाषा थी और पश्चिमी राजस्थानी साहित्य की भाषा को डिंगल बोलते हैं। तो पूर्वी जो राजस्थानी साहित्य की भाषा पिंगल है, इस पर ब्रज चित्र का प्रभाव था, यानी ब्रज भाषा जो यूपी में चलती थी, तो उसके कारण इस भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो ये दोनों कथन इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों सही है। अब हमें कुछ जानना चाहिए पिंगल और डिंगल के बारे में। तो देखिए, पिंगल भाषा जो है ये पूर्वी राजस्थान की है और डिंगल भाषा पश्चिमी राजस्थानी साहित्य की विधा है। इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था और ये गुजरी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। गुजरी अपभ्रंश से डिंगल का विकास हुआ है। जो पिंगल साहित्य है वो अधिकांशतः भाटों द्वारा लिखा गया है, भाट कवियों द्वारा रचित है, जबकि जो डिंगल साहित्य है वो चारण कवियों द्वारा रचित है। अब इनके प्रमुख ग्रंथ देख लो। तो ग्रंथ देखोगे आप तो पृथ्वीराज रासो है, छत्रसाल रासो है, डूंगर सिंह का, विजयपाल रासो है, नल सिंह का, रावण रासो है, दयाल दास का, कुमांड रासो है, दलपत विजय का, रतन रासो है, कुंभकर्ण का, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की। ये याद रखना, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की, अवतार चरित्र नरहरि दास की। तो ये पिंगल भाषा की जो रचनाएं हैं वो हो गई ग्रंथ। पिंगल भाषा में कौन कौन से, अब डिंगल भाषा में कौन कौन से ग्रंथ हैं वो देख लो। डिंगल भाषा में हो गए जैसे वचनिका वाले सारे ग्रंथ आ गए, राज रूपक हो गया, राव जयसिरोच्छंद हो गया, नाग दमन हो गया, रुक्मणी हरण हो गया, ढोला मारूरा दुआ और संगत रासो। ये याद रखना, संगत रासो जो है डिंगल में है, जबकि बाकी ये अधिकांश रासो जो है वो पिंगल में है, क्योंकि अधिकांश रासो साहित्य का विकास जो है पिंगल भाषा में ही हुआ था। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आरएस मेंस में भी इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिंगल और डिंगल में क्या अंतर है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, और ये एग्जामों में पूछते हैं। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है। तो आपको पता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को तेजाजी का होता है और भाद्रपद शुक्ल जो दशमी है उसको होता है तेजाजी का। तेजाजी का तो होता है दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और भाद्रपद कृष्ण नवमी को किसका होता है, गोगा जी का होता है। रामदेव जी का कब बढ़ता है, तो रामदेव जी का भाद्रपद शुक्ल दूज से लगता है, ये द्वितीया जिसे दूज बोलते हैं, द्वितीया से एकादशी तक चलता है, जिसे बाबेरी बीज बोलते हैं, वहाँ से लगता है ये। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेवाड़ राज्य में। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा गोगा जी, नंबर 4। मेवाड़ राज्य में भील किसे अवतारी पुरुष मानते हैं, ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा, गुरु गोविंद गुरु को मानते हैं। आगे चलते हैं, राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता है। अब देखिए राजस्थानी लिपि को जो है, ये राजस्थानी लिपि ज़्यादातर देवनागरी लिपि का ही रूप है और इसके लिखने के लिए मुंडिया या महाजनी लिपि फेमस थी, जिसके आविष्कारकर्ता कौन थे, टोडरमल थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो है राजस्थानी लिपि को किस किस रूप में लिखा जाता था।
तो मेरे अनुसार इसका आंसर जो है ना, महाजनी लिपि में भी था, कामदारी में भी था और शास्त्री में भी था। राजस्थानी लिपि, महाजनी लिपि व्यापारी लोग काम में लेते थे, कामदारी लिपि कामगार वर्ग काम में लेता था, जो श्रमिक वर्ग है वो काम में लेता था, और शास्त्रीय लिपि जो है विद्वानों और धर्म ग्रंथ लिखने के रूप में काम में आती थी। तो राजस्थानी लिपि की ये तीनों ही रूप आएंगे। मेरे हिसाब से इसका आंसर 3 जाना चाहिए। ये देखिए, राजस्थानी लिपि के बारे में अगर जानना चाहोगे आप, तो महाजनी लिपि या बढ़िया लिपि भी बोलते हैं, इसमें मात्राएं नहीं होती है। मुड़िया लिपि है, जिसके आविष्कारकर्ता कौन थे? टोडरमल थे। महाजनी लिपि का प्रयोग कौन कौन करते हैं? तो व्यापार वाणिज्य में काम में आती है, जबकि शास्त्रीय लिपि धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र और विद्वान लेखन में आती है। इसे अक्सर राजस्थानी ब्राह्मी या देवनागरी के रूप में लिखा जाता था। यही मैंने यहाँ लिखा है, इनके रूप महाजनी, राजस्थानी ब्राह्मी। तो राजस्थानी ब्राह्मी के रूप में आ गई आपकी शास्त्रीय लिपि। कौन सी लिपि आ गई? शास्त्रीय लिपि। कामदारी लिपि आई गई, कामदार वर्ग से जुड़ी हुई थी, शिल्प और श्रमिक कार्यों से संबंधित थी। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 3। बाकी आरपीएससी पर डिपेंड है वो क्या मानती है इसका आंसर। प्रश्न अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन समाचार पत्रों से बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई? तो आपको याद होगा कि प्रताप से तो इसे अखिल भारतीय बनाया था। प्रताप हो गया, अभ्युदय हो गया, मराठा हो गया, प्रताप, अभ्युदय, मराठा, केसरी, ये अखबार तो है ही है, और प्रभा भी है। इसमें प्रभा अखबार भी देखने को मिलता है, लेकिन इसमें वेंकटेश समाचार का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बाकी इसे देख सकते हैं, देखते हैं इसका आंसर आरपीएससी क्या मानती है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन या तो आंसर होगा तो फिर चारों मानेगी, या फिर ये डिलीट होगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें प्रताप केसरी और प्रभा तो आएगा। प्रताप केसरी और प्रभा ये 3 आएंगे, लेकिन 1 2 3 किसमें दे नहीं रखा है, तो इसलिए ये डिलीट भी हो सकता है, और इसका आंसर चारों भी मान सकती हो। हालांकि इसका कहीं मेरे को कोई साक्ष्य मिला नहीं है। आगे चलते हैं। बागोरपुरा स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। कोठारी नदी के तट पर स्थित है बागोर। स्थानीय लोग इसे महासतियों का टीला, ये महासतियों के टीले के नाम से जाना जाता है, इसलिए महासती के नाम से जानते हैं लोग। इसके उत्खनन से संबंधित थे डॉक्टर वीएन मिश्रा, तो ये भी सही है। तो इसमें तीनों कथन ही सही है। एक चीज और याद रखना, इसके उत्खनन से वीएन मिश्रा के साथ साथ एल.एस. लेस्निक भी जुड़े हुए थे। ये 2 जुड़े हुए थे। और बागोर आपको पता है मध्य पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ से पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे, याद रखना। और यहाँ से बुच्चड़ खाने के भी साक्ष्य मिले। यहाँ से आपको एक कंकाल मिला है, नर कंकाल मिला है, जिसके गले में 36 मणियों की एक माला है, यानी हार बोल सकते हो उसको आप। तो ये सारी चीजें हो गई बागोरपुरा स्थल। तो इसका आंसर चला जाएगा 1 2 3, तीनों सही है। फिर आगे चलते हैं। इस्लामाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक कौन थे? तो ये क्वेश्चन तो आसान है। इस्लामाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक परशुराम देव थे। ये क्वेश्चन अच्छा है अगले वाला, कि मेड़ता के पास हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेना नायक और उसकी पत्नी को कानड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था? तो शम्सका को बंदी बना लिया था। अब इसमें आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे? नुसरत खां और उलुग खां का संबंध आप कहाँ से लगाते हो? रणथंबोर अभियान से लगाते हो। रणथंबोर अभियान में नुसरत खां तो मारा गया था, और वहां पर ये संरक्षक किसे नियुक्त किया था? जब रणथंबोर अभियान को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था, तो संरक्षक नियुक्त किया था उसने उलुग खां को। और कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना अभियान होता है और जालोर अभियान होता है, लेकिन ये दोनों ही अभियानों में विजित होता है। इसे कभी भी बंदी नहीं बनाया गया। तो बच गया कौन? शम्सका। तो शम्सका को बंदी बनाया गया था। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है? उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। उसने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। ललित विग्रहराज नाटक सोमदेव का है, जो इनके दरबारी था। इन्होंने तो कौन सा नाटक लिखा था? तो इन्होंने तो लिखा था हरिकेली नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक, जो संस्कृत में है, और जो कहाँ पर उत्कीर्ण है? अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर भी इसके कुछ अंश उत्कीर्ण है हरिकेली नाटक के। और राजा राम मोहन राय की जो समाधि है ब्रिस्टल लंदन में, वहाँ भी इसके कुछ अंश उत्कीर्ण है। सोमदेव उनके राजकवि थे, ये सत्य है, ये सत्य है, ये गलत हो गया। उन्होंने दिल्ली के तोमर और चालुक्य शासकों को पराजित कर चौहान राज्य का विस्तार किया था, बिल्कुल। दिल्ली के तोमर यानी दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव ही था।
ये भी आपको याद होना चाहिए। और दिल्ली पर विजय इसने की थी। ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछ सकता है। तो दिल्ली विजय करने वाला पहला चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा का निम्न में से कौन सा ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है? तो देखिए, अचलदास खिचड़ी वचनिका दोनों ये चंपू शैली में लिखा गया। चंपू शैली क्या होती है? गद्य और पद्य का मिश्रित रूप होती है चंपू शैली। तो अचलदास खिचड़ी वचनिका शिवदास गार्डन की है, उन्होंने इसे चंपू शैली में लिखा था। पहली वचनिका है ये राजस्थान की साहित्य की। तो याद रखना, ये हो गया गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। इसका आंसर हो जाएगा अचलदास खिचड़ी वचनिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थानी साहित्य की किस विधा में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है? तो देखो, वचनिका हुआ, बात हुई, ख्यात हुआ, ये तो इतिहास लेखन की परंपराएं थे। अब इतिहास लेखन में नृत्य, गायन और इन विधाओं का कोई संबंध है नहीं। ये विधाएं सिर्फ रासलीला में आती है। तो ऑप्शन ऐसे भी निकल जाता है इसमें। वचनिका, गद्य, पद्य तुकांत होते हैं। बात कहानी कहने का तरीका होता है। और ख्यात क्या है? इसमें राजाओं का इतिहास लिखा गया है। जैसे मारवाड़ परगनारी वो विगत है, ख्यात है मोणोत नैणचिरी ख्यात। नैणचिरी ख्यात है जिसमें जोधपुर मारवाड़ राज्य की पूरी आर्थिक स्थिति के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो ये ख्यात है। बात और वचनिका आएगा नहीं, इसमें क्या आंसर चला जाएगा? रास, जिसमें तीनों विधाएं हैं, नृत्य, गायन और अभिनय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणकपुर मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको पता है इसका निर्माण धर्णक शाह ने करवाया था। ये कथन सही है। इनके मुख्य शिल्पी, इसका मुख्य शिल्पी देपाक या देपा या दीपा था। ये भी सही है। इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। ये भी सही है, प्रथम तीर्थंकर। तो इसमें तीनों कथन सही है, ए, ब और से। ये आंसर हो जाएगा। राजस्थान की किस चित्रकला शैली में मथेरण परिवार का योगदान सर्वाधिक माना जाता है? एक मुस्लिम परिवार था मथेरण परिवार, और इनका योगदान बीकानेर की उस्ता कला में माना जाता है। बीकानेर शैली में उस्ता कला के निर्माण में मथेरण परिवार का योगदान अहम है। तो ये आपको याद होना चाहिए। बीकानेर शैली, मथेरण परिवार का संबंध बीकानेरी चित्रकला शैली से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस स्थान से राजस्थान के लोगों ने प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया? तो राजस्थान का ये प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, और इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने वर्धा से किया था अक्टूबर 1920 में। कहाँ से किया था? वर्धा से। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धा। फिर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चरचरी रचनाएं निम्न में से किससे संबंधित है? हालांकि इसका कहीं मेरे को स्रोत नहीं मिला है, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है इसका आंसर उत्सव के ताल और नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाओं के रूप में है चरचरी रचनाएं। देखते हैं आरपीएससी इसका आंसर क्या मानता है। चरचरी रचनाएं, इनका संबंध उत्सव में ताल, नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाओं से। इसका आंसर 3 हो। आगे चलते हैं। बुलाक आभूषण। बुलाक आभूषण मानव शरीर के किस हिस्से में धारण किया जाता है? तो नाक में पहने जाने वाला आभूषण है बुलाक। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा आपको पता है यूनिस खान समिति की सिफारिश पर दिया गया था। किस समिति की सिफारिश पर? यूनिस खान समिति की सिफारिश पर 1989 में दिया गया था उद्योग का दर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा त्यौहार चैत्र माह में बनाया जाता है? तो गुड़ला त्यौहार चैत्र माह में बनाया जाता है। नाग पंचमी सावन की कंचन पंचमी को बनाई जाती है। तीज में अगर छोटी तीज देखोगे तो वो सावन में बनाई जाती है, और बड़ी तीज देखोगे कजली तीज या सातुड़ी तीज तो भाद्रपद में बनाई जाती है। गोगा नवमी भी भाद्रपद कृष्ण नवमी को होती है। तो बच गया कौन सा? गुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। मारवाड़ में ये उत्सव बनाया जाता है, जिसमें महिलाएं एक छिद्रित गढ़े के अंदर जो है दिया जलाकर नृत्य करती है। इसमें यह है गुड़ला त्यौहार। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? तो मारवाड़ का शासक चंद्रसेन जो था वो मालदेव का पुत्र था। मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अपने 2 ज्येष्ठ पुत्र राम और उदय सिंह के दावों के विपरीत अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ये कथन सत्य है। राव चंद्रसेन की मृत्यु शिवपुरी सिरोही में हुई थी। ये कथन गलत है। इनकी मृत्यु जो है वो सारण की पहाड़ियों में एक स्थान पड़ता है। सारण की पहाड़ियों में पाली में एक स्थान पड़ता है सचियाई।
कौन सा? सचियाई स्थान पड़ता है पाली में, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, ना कि सिरोही में हुई थी। उत्तराधिकारी के युद्ध में चंद्रसेन ने अपने ज्येष्ठ भाइयों को लोहावट और नाडोल के युद्ध में हराया था, ये भी कथन सही है। और चंद्रसेन ने भाद्रजून को अपना केंद्र बनाया और वहीं से उन्होंने अकबर के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था, ये कथन भी सही है। साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध उन्होंने वहीं से संघर्ष जारी रखा था, ये कथन भी सत्य है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, इसमें जो राजस्थान इतिहास और कल्चर से संबंधित आया है वो, कि राजस्थान के किस शासक ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया? तो ये आपको आता होगा, बूंदी के महाराव राव सिंह ने कोई सहयोग नहीं किया था, ये तटस्थ रहे थे, ये कह सकते हो आप कि ये तटस्थ रहे थे, इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था। तो इसका आंसर एक हो जाएगा। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह वो थे जिन्होंने राज्य के बाहर जाकर भी जो है इनकी सहायता की थी। तखत सिंह तो थे ही युद्ध लड़ने वाले, और जयपुर के महाराजा राम सिंह ने भी सहयोग किया था इनका। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बूंदी के राम सिंह। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो राजस्थान के इतिहास और कल्चर से संबंधित आए थे हाल ही में हुए आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह की सीरीज़ हम आगे भी जारी रखेंगे। कोई अगर पेपर आते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं तो उनमें राजस्थान के इतिहास और कल्चर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हैं उनके बारे में और उनके आंसर के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।